महिला सुरक्षा है उसके नाम पर बहुत सारे लोग सांप्रदायिकता का खेल खेलते हैं और ये मेरे राज्य उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज उसी पर बातचीत है। उत्तराखंड अपेक्षाकृत एक नया राज्य है। सन 2000 में इसका गठन हुआ। अभी इसको बने हुए 25 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ने में इस राज्य ने अपना नाम बदनाम किया है। उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद नाम के दो बिल्कुल ही झूठे नैरेटिव खूब फैलाए जा रहे हैं। इन झूठे नैरेटिव्स को फैलाने में सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह की संस्थाएं और संगठन सक्रिय हैं। उत्तराखंड में लव जिहाद का झूठ महिला सुरक्षा के नाम पर प्रसारित किया जाता है। लव जिहाद की बात करते हुए इस नैरेटिव को फैलाने वाले और इस पर विश्वास करने वाले लोग ऐसा जताते हैं कि उन्हें उत्तराखंड की महिलाओं की सुरक्षा और आज़ादी की बेहद चिंता है। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। एक और सवाल के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज का सवाल यह है कि जो महिला सुरक्षा है उसके नाम पर बहुत सारे लोग सांप्रदायिकता का खेल खेलते हैं और ये मेरे राज्य उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज उसी पर बातचीत है। उत्तराखंड अपेक्षाकृत एक नया राज्य है। सन 2000 में इसका गठन हुआ। अभी इसको बने हुए 25 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान रचने और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ने में इस राज्य ने अपना नाम बदनाम किया है। उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद नाम के दो बिल्कुल ही झूठे नैरेटिव खूब फैलाए जा रहे हैं। इन झूठे नैरेटिव्स को फैलाने में सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह की संस्थाएं और संगठन सक्रिय हैं। उत्तराखंड में लव जिहाद का झूठ महिला सुरक्षा के नाम पर प्रसारित किया जाता है। लव जिहाद की बात करते हुए इस नैरेटिव को फैलाने वाले और इस पर विश्वास करने वाले लोग ऐसा जताते हैं कि उन्हें उत्तराखंड की महिलाओं की सुरक्षा और आज़ादी की बेहद चिंता है। तो चलिए रिपोर्ट्स और आंकड़ों के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि लव जिहाद का नैरेटिव फैला रहे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति क्या है और साथ ही राज्य में महिलाओं पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के मामले में उत्तराखंड के लोगों और यहाँ के दक्षिणपंथी संगठनों की प्रतिक्रियाएं कब और कैसी रही है। अपेक्षाकृत नया राज्य होने के कारण इसकी प्राथमिकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सिंचाई, फॉरेस्टेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे सरोकार होने चाहिए थे। लेकिन यह बात तकलीफ देती है कि इस राज्य की राजनीतिक और सामाजिक प्राथमिकताओं में झूठ और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना प्रमुख सरोकार बना दिए गए हैं। मई 2023 की बात है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने टिहरी गढ़वाल के जिला अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि समुदाय विशेष के कारण क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए क्षेत्र से समुदाय विशेष के लोगों को बाहर निकाल दिया जाए। 26 मई 2023 को उत्तरकाशी के पुरोला में 2 लोगों को नाबालिग बच्ची के साथ पकड़ा गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उक्त दोनों व्यक्ति नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ देहरादून ले जा रहे थे। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करके दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपियों के नाम थे उबैद और जितेंद्र सैनी। इस घटना के विरोध में बाजार बंद किए गए। शहर भर में धमकी भरे पोस्टर लगाए गए कि मुसलमान उस जगह को छोड़कर चले जाएं। आए दिन कोई न कोई बाजार बंद किए जाते रहे और बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। पुरोला में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की दुकानों के बाहर दुकानें खाली करने के पोस्टर चिपकाए गए। कुछ ही समय में अल्पसंख्यक समुदाय के ज़्यादातर लोग पुरोला छोड़कर जा चुके थे। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के बाद भी आधे महीने तक प्रदर्शन जारी रहे। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि यह उस घटना की प्रतिक्रिया थी या कोई सुनियोजित षड्यंत्र। बच्चियों, युवतियों की सुरक्षा के लिए चिंतित होना ठीक बात है, वे सुरक्षित रहें यह जरूरी भी है, लेकिन क्या यह चिंता तभी होनी चाहिए जब आरोपी किसी धर्म विशेष का सदस्य हो? क्या महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में खून
सिर्फ तभी खोलना चाहिए जब आरोपी किसी धर्म विशेष का हो। पुरोला की घटना के मामले में करीब 1 साल के बाद अदालत ने उवैद और सैनी दोनों को बेगुनाह पाया। हालांकि इस मामले में आरएसएस से जुड़े उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए था जिसने उस घटना को लव जिहाद कहकर व्हाट्सएप के जरिए प्रसारित किया। एक और घटना 29 मई 2023 की है, यानी कि जो घटना पुरोला में घटी उसके 3 दिन के बाद की। समाचार पत्रों में देहरादून जिले के कालसी ब्लॉक के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के आरोप की प्राथमिक जांच की पुष्टि होने की खबर आई। यानी ये पता चला कि एक जो अपर मिडिल क्लास का प्रिंसिपल है वो अपनी ही छात्राओं के साथ बदतमीजी करता है और उनका यौन शोषण करता है। प्रधानाध्यापक का नाम था चतर सिंह चौहान। खबरों के अनुसार करीब 6 छात्राओं ने चतर सिंह चौहान द्वारा किए जा रहे यौन उत्पीड़न की शिकायत स्कूल की ही एक महिला शिक्षिका के सामने रखी। प्रधानाध्यापक चतर सिंह चौहान के उत्पीड़न से तंग आकर 7 बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया था। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया। 26 मई 2023 को पुरोला में घटना की कल्पना की गई और उसके 3 दिन बाद 29 मई 2023 को प्रधानाध्यापक चतर सिंह चौहान द्वारा स्कूल की लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना प्रकाश में आई। पुरोला की तर्ज पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन को चिट्ठी लिखकर उस समुदाय के लोगों को घटना वाले इलाके से बाहर निकालने के लिए नहीं कहा जिस समुदाय का चतर सिंह चौहान था। 1 सितंबर 2024 को एक व्यक्ति ने उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदप्रयाग पुलिस स्टेशन में यह रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 22 अगस्त 2024 को उसकी 14 साल की बेटी को देखकर एक लड़के ने अश्लील इशारे किए थे। उस लड़के का नाम आरिफ खान बताया गया, जो कि एक नाई की दुकान में काम करता था। 2 सितंबर को रिपोर्ट छपने तक आरिफ खान फरार था। इस खबर के फैलते ही 200-300 लोग अपने अपने घरों से झुंडों के रूप में निकले और उस इलाके में उन्हें जो भी मुसलमान दिखा उसे पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि आरिफ मुसलमान था। सांप्रदायिक लोगों ने तमाम दूसरे मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया और उसमें रखा सामान नष्ट कर दिया। स्पष्ट तौर पर उन 200-300 लोगों ने महिलाओं के लिए न्याय की पुकार उतनी नहीं लगाई जितनी अपने भीतर बैठी नफरत का इजहार किया। लेकिन ऐसी असामाजिक और गैर कानूनी हरकत प्रधानाध्यापक चतर सिंह चौहान के मामले में नहीं की गई। चतर सिंह चौहान के मामले में लोगों ने चतर सिंह चौहान के समुदाय के लोगों को पीटना शुरू नहीं किया, क्योंकि चतर सिंह चौहान हिंदू था और वो भी अपर कास्ट का। इसलिए मामला महिलाओं की सुरक्षा से ज़्यादा सांप्रदायिक और मुसलमानों से नफरत का है। अभी अभी की बात है, 5 सितंबर 2024 की, यानी आज से ठीक 3 दिन पहले की। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रजनीश गिरी नाम का 45 साल का एक साधु गिरफ्तार किया गया। यह साधु नीलकंठ स्थित विश्वनाथ गिरी आश्रम का निवासी है। रजनीश गिरी पर आरोप है कि उसने और उसके एक साथी ने, जिसका नाम ब्रिजपाल बताया गया है, 3 साल तक एक नाबालिग लड़के का यौन शोषण किया। रजनीश गिरी उस नाबालिग लड़के को अपने साथ ले आया था और उसने उसके माता पिता से वादा किया था कि वह उसकी शिक्षा, खान पान, रहने की व्यवस्था करेगा। लेकिन रजनीश गिरी उस लड़के को ऋषिकेश ले आया और उसका यौन शोषण शुरू कर दिया। रजनीश गिरी और उसका साथी ब्रजपाल उसके साथ समलैंगिक संबंध रखते थे। उस बच्चे के यौन शोषण की बात किसी तरह से राज्य की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी तक पहुंच गई। कमेटी एक्शन में आई और आश्रम से उस बच्चे को रेस्क्यू करके अपने पास ले आई। बच्चे से बात करने के बाद पता चला कि रजनीश गिरी 3 साल से उसका यौन शोषण कर रहा था। किसी राज्य की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इतनी मुस्तैदी से काम करके एक बच्चे को एक आश्रम में हो रहे शोषण के चुंगल से मुक्त करवाकर वहां के साधु के खिलाफ FIR करवा दे, यह बात काबिले तारीफ है। लेकिन 5 सितंबर से आज 9 सितंबर हो गया, राज्य का बुलडोजर उस आश्रम की तरफ नहीं गया
और न ही राज्य के बच्चों और औरतों को यौन शोषण से बचाने वाला कोई झुंड उस आश्रम पर टूट पड़ा, और न ही 200-400 लोगों के किसी झुंड ने साधु से दिखने वाले हर किसी व्यक्ति को पीटना शुरू किया। मैं ये बात नहीं मानता कि ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य में ऐसा किया जा रहा है, और वह भी एक समुदाय विशेष के आरोपियों के खिलाफ। और ऐसे कृत्य को राज्य से जुड़े हुए लोगों का समर्थन प्राप्त है। अगर ऐसे लोगों को यौन शोषण पर नाराजगी होती तो वे आश्रम पर भी टूट पड़ सकते थे, लेकिन उन्हें यौन शोषण पर नाराजगी नहीं है, बल्कि मुसलमान के खिलाफ नाराजगी है। इस तर्ज पर तो कोई भी राज्य स्वयं को महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से मुक्त नहीं कर सकता। जो कुछ 2023 में पुरोला में हुआ और जो कुछ 2024 में चमोली में हुआ, उसके खतरे को एक और आधार पर रखने की कोशिश करते हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में बलात्कार के 905 मामले दर्ज हुए। अगर दर्ज मामले 905 थे तो आरोपी 905 से ज़्यादा रहे होंगे। जिन मामलों में आरोपी कोई मुसलमान होता है या दलित होता है, उन मामलों को छोड़कर उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर कोई बड़े प्रदर्शन नहीं हुए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन महिलाओं के लिए उतने ही और वैसे ही चिंतित है जैसे कि तथाकथित गौरक्षक गायों के लिए चिंतित दिखाई देते हैं। अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन उत्तराखंड की महिलाओं की रक्षा की चिंता करते हैं तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए 905 मामलों में से कम 5 या 10% मामलों में वे विरोध प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि 905 मामलों में आरोपी मुसलमान नहीं रहे होंगे और न ही दलित रहे होंगे। अब आप अनुमान लगाइए कि उन 905 मामलों में बलात्कार के आरोपी कौन रहे होंगे। इसलिए 905 मामलों में दक्षिणपंथी संगठनों ने किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं किया। क्या किसी ने सुना है कि उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्या मामले में विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या इस तरह के अन्य दक्षिणपंथी संगठनों ने सरकार पर उचित कार्रवाई के लिए दबाव बनाया हो? आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि उनके लिए सरोकार उत्तराखंड की महिलाओं की सुरक्षा का नहीं है, बल्कि जातिवाद और सांप्रदायिकता का है। तो आज के वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के नाम पर सांप्रदायिकता की आग को भड़काया जा रहा है, और जब भी सांप्रदायिक ताकतें सक्रिय होती हैं तो महिलाओं की सुरक्षा को खतरा बढ़ जाता है, न कि खतरा कम हो जाता है। भले ही वो सांप्रदायिक ताकतें उन वर्गों की महिलाएं हों या उन धर्मों की महिलाएं हों जिनसे सांप्रदायिक संगठन जुड़े हुए हैं। ये हमने ये देखने की कोशिश की कि सांप्रदायिक संगठनों का जो विश्वास है वो महिलाओं की सुरक्षा पर या महिलाओं की आज़ादी पर तो बिल्कुल नहीं है। उनका विश्वास यह है कि कौन सी ऐसी घटना घट सकती है जिसमें महिलाओं के खिलाफ किसी मुसलमान पर या किसी दलित पर आरोप है, वहीं ये लोग सक्रिय होते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, राज्य के लोगों को सावधान रहना चाहिए, और एक ऐसे राज्य को जो नया राज्य है उसे नए सपने बुनने चाहिए, न कि सांप्रदायिक होने के सपने। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह रावत।